सो द फर्स्ट थिंग इज टू वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब है आपकी आंतरिक छवि, आप अपने मन में अपने आप को कैसे देखते हैं। आई एम के बाद में आपने क्या लगा रखा है। तो पहला स्टेप ये है कि उस आइडेंटिटी को ब्रेक करो। डोंट यूज दिस वर्ड आई एम अ स्मोकर, आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, आई एम डायबिटिक, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फैट, आई एम पुअर, आई एम नॉट इनफ, आई एम अगली। ये सब आई एम के बाद में हटाना पड़ेगा। आई एम के बाद में इन चीज़ों को नहीं लगाना पड़ेगा। तो कोई अपनी हेल्थ को अगर हेल्थ से फिर भी स्ट्रगल कर रहा है या कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या रीज़न होगा? शायद आपको फिजिकल हेल्थ पे काम करने से पहले थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ना लोगों की जो रेजिलियंस पावर है वो बहुत रिड्यूस हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यानी कि वो इतने सेटबैक्स को हैंडल नहीं कर सकते, शॉक्स को हैंडल नहीं कर सकते, जिस वजह से वो जल्दी गिव अप करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसको कंटिन्यूटी में रखना और रोज़ करना तो खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो हाउ डू यू डू दिस कंसिस्टेंटली? कोई भी चीज़ में आप अगर कंसिस्टेंटली लाएंगे तो इट हैज़ टू हैव अ पर्सनल मीनिंग, एक डीप पर्सनल मीनिंग होना चाहिए उस काम को करने का, तभी आप उसमें कुछ कर सकते हैं। खलील जिब्रान का एक बहुत अच्छा शेर है कि जिंदगी भर साथ चलते रहे पर कभी तारुफ ना हो सका। हाउ कैन अ कॉमनर जिसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है अपनी आइडेंटिटी पे काम कैसे कर सकते हो? लोगों को क्या मिसकंसेप्शन होता है कि मैं अगर सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, या मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर नहीं आ रहा हूँ, या मैं स्मोकिंग से बाहर नहीं आ रहा हूँ, तो उसका कारण है कि मेरी विल पावर बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा। विल पावर एनवायरनमेंट पे भी निर्भर करती है। अगर आपके फ्रिज में रोज केक रखा हुआ है ठीक है, और आप डाइट पे हैं, तो विल पावर और केक में केक ही जीतने वाला है। हमारे सोशल मीडिया का एडिक्शन, हमारा जेलस होना, लोगों से इनसिक्योर होना बहुत ही ऑब्वियस होता चला जा रहा है। आज आपने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, ठीक है, उस स्टोरी पे 50 लोगों ने रिएक्शन दिया, लाइक दिया, किसी का चेहरा देखने मिला आपको, उसकी आंखों में वो, उसके दिल में क्या चल रहा है उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हुआ, कोई स्माइल देखने मिली, वो इमोजी तो मिला लेकिन ह्यूमन बीइंग का स्माइल दिखा आपको। आपका माइंड प्रोग्राम्ड है ह्यूमन स्माइल्स को देखने के लिए, लोगों की आंखों को देखने, उनके चेहरे देखने के लिए। हम इस डिजिटल स्क्रीन के लिए अडेप्टेड नहीं है। Hello everybody and welcome to Achievers in Wellness Show. My name is Shaini Narang and today we have a very esteemed guest with us, Dr. YSR, Yogendra Singh Rathore. इनके बारे में मैं जितना बोलूँ कम है। Times 40 under 40, an author, has a world record of launching 8 books in a single day. Of course, you know him as an NLP coach and I am a big fan of him. I must tell you that. But before we begin, I would like to sincerely thank you, sir. I wasn't expecting, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी होगा, but this is coming true. I think this is like my fan moment. Thank you, Shaini, for having me. Thank you so much for doing this podcast. आपका खुद का एक podcast है, Inner Wellness. And I think, I don't know how often you go to other people's podcast, but it's totally a blessing for me. Thank you so much. Thank you. So, to begin with, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हेल्थ और वेलनेस में तो आपने बहुत काम किया है एंड दिस इज़ योर एक्सपर्टीज, दिस इज़ योर डोमेन, लेकिन आपका हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? सो आई एम इंटरेस्टेड टू नो दैट। हेल्थ में कई एस्पेक्ट हैं हमारी। एक तो फिजिकल हेल्थ है, एक मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो आई थिंक इन 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारी एक ओवरऑल वेलनेस क्रिएट होती है। तो एक भी एस्पेक्ट को अगर हम इग्नोर करते हैं तो किसी न किसी स्तर पे एक कमी रह जाएगी, जो एक होलिस्टिक वेलनेस हमें चाहिए वो नहीं रह पाएगी। तो मेरे लिए हेल्थ या फिर इनर वेलनेस का मतलब है कि इन चारों पिलर्स पे काम करना, अपनी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो एग्जैक्टली यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि आप इन चारों चीज़ों के लिए क्या क्या करते हैं। तो आपका डेली रूटीन क्या है, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कैसे अपने हेल्थ को मैनेज करते हैं? चारों के लिए मैं कुछ ना कुछ हर रोज़ अपने दिन को ऐसे एक्टिविटीज़ में रखता हूँ कि जिससे कि चारों चीज़ें पूरी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो फ़िज़िकल हेल्थ में आप कितना अच्छा डाइट ले रहे हो, योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बढ़िया सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी में है, हाइड्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट, स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट एंड रेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। सो एक्सरसाइज के लिए एवरी मॉर्निंग आई डू जिम, फ्यू डेज़ आई डू योगा। सो योगा एंड जिम का कॉम्बिनेशन मैं करता हूँ।
डाइट के लिए शुगर ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर मेरी डाइट में रहती है, शुगर बहुत कम है डाइट में से, और ज़्यादातर प्रोटीन रिच डाइट रहती है क्योंकि वर्कआउट भी रहता है इसलिए। जंक फूड नहीं है, किसी भी प्रकार का बाहर का खाना या मैदा इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं लेता हूँ। सो यू हैव टू ट्रीट योर body like a temple, you cannot put garbage in it. So diet and exercise, ये दो चीज़ें मैं करता हूँ अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए। एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि हाइड्रेशन, पानी थोड़ा कम पीता हूँ मैं। मुझे लगता है कि जो पानी पीने की हैबिट है वो थोड़ी और मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज मोस्टली टेकिंग प्रोग्राम्स, और वो प्रोग्राम में इतना खो जाते हैं कई बार कि वो पानी पीने का याद ही नहीं रहता है। तो अदरवाइज़ आई ट्राई टू मेंटेन दैट, बट पानी का थोड़ा काम करने की ज़रूरत है बस। बाकी स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लगभग 6 घंटे की नींद हर रोज़ ले ही लेता हूँ, कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, 6 आवर्स करीब। एंड इन बिटवीन मेडिटेशन या रिलैक्सेशन या पावर नैप हो गया तो उससे भी अपने आप को मैनेज करता हूँ। तो दिस इज़ आई डू फॉर द फिज़िकल हेल्थ। नो मैटर वॉट, एवरी डे 2 आवर्स आई डेडिकेट टू माई ओवरऑल हेल्थ, जिसमें से 1.5 आवर टाइप फिज़िकल हेल्थ के लिए है, एंड देन हाफ आवर है मेरा मेंटल हेल्थ के लिए। फॉर मेंटल हेल्थ आई एम डूइंग ग्रैटिट्यूड मेडिटेशंस। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशंस हैं सुबह मॉर्निंग में, जो मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क्स हैं वो मैं करता हूँ, जिससे कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। एंड मेनी टाइम्स मेंटल हेल्थ के लिए मैं बहुत कॉमेडी शोज़ देखना बहुत पसंद है। I like to watch comedy because I wasn't expecting this answer, to be honest. yes, so कपिल शर्मा हो गया, जाकिर खान हो गया, और अभिषेक उपमन्यु हो गया, हाँ, ठीक है, और समय रैना है, हर्ष गुजराल है। तो ये कुछ अभी रिसेंटली आई थिंक आशीष सोलंकी ने प्रिटी गुड रोस्ट शो कुछ चालू किया है, उसके भी कुछ क्लिप्स वगैरह आते रहते हैं। तो मेरा अनवाइंड करने का तरीका है कि कॉमेडियन ह्यूमर जो आपको रेजुनेट करता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। तो मेंटल हेल्थ के लिए ह्यूमर का भी मैं रखता हूँ। फॉर इमोशनल हेल्थ के लिए मैं जर्नलिंग बहुत करता हूँ। कई न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ऐसे कई टेक्निक्स हैं जो आपको इमोशनल हेल्थ के लिए मैनेज करने के लिए होते हैं, तो वो टेक्निक्स यूज़ करता हूँ। और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए मेरा सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक टाइम रहता है, वो जनरली नाइट आवर्स में रहता है, जहाँ पे मैं किसी क्वेश्चन के साथ में बैठता हूँ और उसको खोजने का प्रयास करता हूँ। जैसे हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ एग्जिस्टेंस, व्हाट इज़ डेथ, इन सब सवालों पे कुछ ना कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करता हूँ स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। दैट्स अ लॉट, मतलब हर एक चीज़ के लिए आपने एक डेडिकेटेड आई थिंक एफर्ट्स हैं वहाँ पर। इसको कंटिन्यूटी में रखना और रोज़ करना तो खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। सो हाउ डू यू डू दिस कंसिस्टेंटली? सी, किसी भी काम में कंसिस्टेंसी कब आती है? कंसिस्टेंसी आने के लिए नंबर 1 चीज़ चाहिए कि जो भी आपने गोल सेट किया है, व्हाई यू वांट टू अचीव दैट गोल, उस गोल की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, व्हाट इज़ योर व्हाई। कई बार हम कोई भी गोल इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज बाहर के लोग ऐसा कह रहे हैं, कि बाहर के लोग कह रहे हैं सुबह जल्दी उठो, तो आप भी सुबह जल्दी उठना चाहते हो। बाहर के लोगों ने कहा कि सुबह उठ के ये कर लो, तो आप भी जल्दी करना चाहते हो। बट इट डजंट वर्क दैट वे। कोई भी चीज़ में आप अगर कंसिस्टेंटली लाएंगे तो इट हैज़ टू हैव अ पर्सनल मीनिंग, एक डीप पर्सनल मीनिंग होना चाहिए उस काम को करने का, तभी आप उसमें कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना वाई डिस्कवर करना ज़रूरी है। तो मेरे लिए फिज़िकल, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है वो 100 मिलियन लोगों तक पहुंचना है, उनको उनके पर्पज़, उनके मिशन से कनेक्ट करना, उनको सिर्फ सर्वाइवल मोड में ना जी करके कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना, उसके लिए इंस्पायर करना है, जिसके लिए बहुत सारे मैं प्रोग्राम्स लेता हूँ और वो प्रोग्राम मैं ले नहीं सकता अगर मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रही है। तो अगर मेरा माइंड उसे अलाउ नहीं कर रहा है, तो कई बार बहुत सारे लोगों के इमोशनल इश्यूज होते हैं जो हम रिजॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ तो वो मुझे खुद को इम्पैक्ट कर सकता है, मेरे मूड को डाउन कर सकता है। सो मेरा एक रीज़न है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो मेरे पर्पज़ से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं इस काम को करता हूँ कि मुझे रोज़ के 2 घंटे से 2.5 घंटा ऐसा टाइम है, नो मैटर व्हाट, जो मुझे अपनी ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए मैं देता हूँ। सो वाई होना चाहिए,
सेकंड चीज़ है कि आपकी जो डीप वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, वो गोल उस वैल्यू से लिंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे वैल्यूज़ होती हैं, फ्रीडम इज़ अ वैल्यू, ऑनेस्टी इज़ अ वैल्यू, पर्पस इज़ अ वैल्यू, ग्रेटिट्यूड इज़ अ वैल्यू, सिक्योरिटी इज़ अ वैल्यू, हेल्थ रिलेशनशिप इज़ अ वैल्यू। सो कहीं ना कहीं जो मेरा पर्पस है, फ्रीडम है, मेरे पर्पस से मुझे फ्रीडम मिल रही है, मुझे ट्रैवल का मौका मिलता है जो काम मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो अपने गोल से मैं लिंक करके चलता हूँ, बिकॉज डूइंग दीज एक्सरसाइजेज, हैविंग दीज हैबिट्स, ये मुझे मदद करती हैं मेरे गोल्स को और अच्छे से, मेरे वैल्यूज़ को और अच्छे से जीने में। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिंक योर गोल्स विथ योर डीपर कोर वैल्यूज़, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनकी कोर वैल्यूज़ हैं क्या। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट माय क्वेश्चन वाज कि ये कैसे पता किया जाए, बिकॉज अगर हमें मालूम ही नहीं है तो हम अलाइनमेंट में कभी आ ही नहीं पाएंगे। खलील जिब्रान का एक बहुत अच्छा शेर है कि ज़िंदगी भर साथ चलते रहे पर कभी तारुफ ना हो सका। तारुफ का मतलब है इंट्रोडक्शन, कि कई बार हम 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल से खुद के साथ में चल रहे हैं, मगर खुद को डीपली जाना नहीं है। हमें अपनी आदतें पता होती हैं, बिहेवियर्स पता होते हैं, लेकिन हमारे जो डीप रूटेड बिलीव्स हैं, हमारी जो डीप रूटेड वैल्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होती। तो वैल्यूज़ का मतलब होता है कि सबकॉन्शियस लेवल पे क्या चीज़ें आपके लिए बहुत डीपली मीनिंगफुल है, डीपली इम्पोर्टेंट है, क्या मायने रखती हैं। यस। तो एक तो तरीका है, वैल्यू एलिसिटेशंस होते हैं एनएलपी में, जिसमें आप सिस्टमेटिकली कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने एलिसिटेशंस अभी तक नहीं किए हैं वो लोग एटलीस्ट इतना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चालू करें कि क्या पर्सनल मीनिंग ये काम मुझे दे रहा है, इस काम को करने से, इस गोल को अचीव करने से इमोशनल लेवल पे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, कौन सा इमोशन मैं पाने वाला हूँ, उस तक जाने का अगर प्रयास करें तो वो और ज़्यादा समझ पाएंगे। सो कंसिस्टेंसी के लिए वाई ज़रूरी है, वैल्यू ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ब्लूप्रिंट। मैनी टाइम्स दो तरीके के लोग हैं, एक वो हैं जो बहुत सारे गोल दिमाग में सेट करते हैं मगर शुरू भी नहीं करते, और दूसरी कैटेगरी के लोग हैं शुरू करते हैं मगर फिनिश नहीं करते। तो वो स्टार्टर्स तो हैं मगर फिनिशर्स नहीं है। तीसरे हैं जो फिर शुरू भी करते हैं और फिनिश भी करते हैं। तो जो पहली दो कैटेगरी हैं उन कैटेगरी में हाँ ज़्यादातर लोग हैं उसमें। हाँ। तो वहाँ क्लैरिटी नहीं होती, ब्लूप्रिंट नहीं होता कि आपकी स्टेप बाय स्टेप क्या ग्रोथ होने वाली है, किन स्टेजेस में आपकी ग्रोथ होने वाली है। अगर वो क्लैरिटी व्यक्ति डेवलप कर ले तो फिर उसका मोमेंटम ज़्यादा रहता है काम को करने में। तो यू शुड डेवलप अ वेरी क्लियर कट पाथ जो कि बिल्कुल स्टेज वाइज डिवाइड हो, माइलस्टोन्स में डिवाइडेड हो, कि मैं अगर एक हफ्ता, एक महीना काम करूँगा तो मेरा ये लेवल होगा, 2 महीने बाद ये लेवल होगा। तो वो स्टेजेस उसे पता होनी चाहिए। और चौथा फैक्टर होता है अकाउंटेबिलिटी। जब तक आपका माइंड ट्रेन नहीं हो गया है, तो मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ तो मुझे अब एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, आई एम सेल्फ अकाउंटेबल राइट नाउ। बट जो लोग बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, अपनी रिजॉल्व इतना स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है उनका, तो शुरुआत में दे शुड हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कोई कोचेज़ हो सकते हैं। अगर कोचेज़ आपको एक्सपेंसिव लगते हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके परिवार में से किसी को आप चूज़ कीजिए जो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो व्यक्ति हमेशा चेक रखेगा आप पे कि तुमने किया कि नहीं किया, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। सो ये 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है कि आप वाई क्लियर हो, वैल्यू क्लियर हो, क्लैरिटी हो, ब्लूप्रिंट हो, और प्लस कोई ना कोई अकाउंटेबल पार्टनर भी हो। ये चारों चीज़ें जब एक साथ काम करती हैं तो फिर आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं। आपके लिए ये चारों चीज़ें आपकी बिगनिंग में जब आपने हेल्थ जर्नी शुरू करी, क्या ये अवेलेबल थी? शुरुआत जब मैंने करी तो कुछ ऐसा था कि वाई मैं हमेशा खोजता था। मतलब बाय नेचर मैं ऐसा हूँ कि मैं कुछ लोगों के कहने की वजह से शुरू नहीं करता। तो आई थिंक आई वाज लकी इन दैट पॉइंट कि मुझे अपना वाई शुरुआत से इस तरीके का मेरा माइंड था कि मुझे वाई खोजे बिना मैं शुरू नहीं कर सकता था, मैं कमिट नहीं कर सकता था। तो वाई पार्ट वाज क्लियर, वैल्यू वाज नॉट एब्सोल्युटली क्लियर टू मी, बट इतना पता चलता था यार ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है अंदर से। क्योंकि अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं लगती थी तो मैं गोल, क्योंकि लोगों के कहने पे नहीं ले रहा हूँ, यानी उसका ज़रूर कोई इंटरनल सिग्निफिकेंस मेरे अंदर है। अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं कई बार क्या करता था कि
अपने ही परिवार के कुछ लोगों को बोल करके रखना जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बार तो मदर या फादर को ही चूज़ करता था कि उनको रोज़ रिपोर्ट कर दूंगा मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो आई विल रिपोर्ट देम, इस तरीके से। कई बार सोशल मीडिया का भी यूज़ करते थे, तो कई बार सोशल मीडिया पे कोई चैलेंज चला दिया कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो रोज़ वहाँ पे डाल दिया आपने। तो आजकल तो काफ़ी पॉपुलर है ये मेथड। तो वो भी आप सोशल मीडिया को भी एज एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रोज़ आप अगर वहाँ पे पुट करने वाले हो तो आपके पास में रीज़न नहीं है छोड़ने का, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी पीपल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो यू कैन यूज़ इवन सोशल मीडिया एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। बट एक लेवल डीपर जाते हैं इसका, और लेट्स से अगर ये फिक्स भी हो जाता है तो कोई अपनी हेल्थ को अगर हेल्थ से फिर भी स्ट्रगल कर रहा है या कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या रीज़न होगा शायद? विच एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ? लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल, बिकॉज ज़्यादातर लोग वही फिक्स नहीं कर पाते। उनका स्लीप, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज भी इतना अच्छा नहीं होता, जैसे वहीं पर अगर स्ट्रगल है तो वो नेक्स्ट लेवल तक जा नहीं पाएंगे जी। तो अगर कोई अकाउंटेबिलिटी सोच रहा है लेने का, कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए, वाई भी क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा है, लेकिन अगर रुक रहा है तो उसका रोड ब्लॉक का रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न अगेन इन चार में से ही एक पॉइंट होगा, या तो राइट अकाउंटेबिलिटी नहीं है या फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल मीनिंग नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको फिज़िकल हेल्थ पे काम करने से पहले थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ना लोगों की जो रेजिलियंस पावर है वो बहुत रिड्यूस हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यानी कि वो इतने सेटबैक्स को हैंडल नहीं कर सकते, शॉक्स को हैंडल नहीं कर सकते, जिस वजह से वो जल्दी गिव अप करने की टेंडेंसी रखते हैं। दूसरा, एक और चीज़ के लिए लोगों को ट्रेन करना होगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आजकल क्या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है। लोगों को 2 मिनट में मैगी चाहिए, 30-30 सेकंड की रील चाहिए, 20-20 के क्रिकेट मैच चाहिए, 20 मिनट में पिज़्ज़ा चाहिए, 10 मिनट में ब्लिंकिट हो जाना चाहिए, तो हमें तुरंत चाहिए। अब हेल्थ की जो जर्नी है वो समय लेती है, वो तुरंत है ही नहीं, वो एक जर्नी है पूरी, वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो अपने माइंड पे पहले थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय। और एक और चीज़ है कि अपनी सेल्फ इमेज पे काम करें, अपनी आइडेंटिटी पे काम करें। कई बार पहले अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम करना ज़रूरी है ताकि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में कंसिस्टेंसी ला सकें। तो सेल्फ इमेज जो होती है, हमारी आइडेंटिटी, एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है बिहेवियर या हैबिट मैनेजमेंट के अंदर। तो इसको कैसे चेंज किया जाए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर इसे शिफ्ट नहीं करेंगे तो एक्सटर्नली कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यस। सो हाउ कैन अ कॉमनर, जिसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अपनी आइडेंटिटी पे काम कैसे कर सकते हो? तो उससे पहले लोगों को क्या मिसकंसेप्शन होता है कि मैं अगर सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, या मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर नहीं आ रहा हूँ, या मैं स्मोकिंग से बाहर नहीं आ रहा हूँ, तो उसका कारण है कि मेरी विल पावर बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा। पीपल थिंक दैट विल पावर इज़ व्हाट इज स्टॉपिंग देम, एंड दे ऑफन से मोटिवेशन नहीं है। हाँ, मोटिवेशन नहीं है या विल पावर नहीं है, दिस इज़ व्हाट दे से। बट विल पावर का रोल किसी भी चीज़ में तब तक ही है जब तक कोई बिहेवियर ऑटोमेटेड नहीं हो गया है। अगर बिहेवियर ऑटोमेट हो चुका है उसके बाद में विल पावर का ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह जाता है, बिकॉज विल पावर इज़ योर एबिलिटी टू जनरेट और इनहिबिट एक्शन, कि एक्शन जनरेट करना या एक्शन रोकना, ये उसका रोल होता है। लेकिन ये रोल सिर्फ तब तक है जब तक कोई टास्क ऑटोमेटेड नहीं है, कॉन्शियस एफर्ट लग रहा है तब तक। तो अगर आपको किसी ने पहले दिन सिगरेट ऑफर करी तो आप विल पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो कि मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है। बट एक बार आप स्मोकर बन गए तो अब आपकी विल पावर आपको मुश्किल से 10-15 दिन तक चला सकती है, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन सिस्टम। आप अपने ही सिस्टम से फाइट करने का प्रयास कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग विल पावर एज अ रिसोर्स। बट विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो हमारे एनर्जी लेवल्स पे, ग्लूकोज लेवल पे निर्भर करता है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो विल पावर को कंट्रोल करते हैं। तो आप विल पावर थोड़े दिनों के लिए तो आप कर पाएंगे, फिर जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, विल पावर एनवायरनमेंट पे भी निर्भर करती है। अगर आपके फ्रिज में रोज़ केक रखा हुआ है ठीक है, और आप डाइट पे हैं, तो विल पावर और केक में केक ही जीतने वाला है, राइट? तो एनवायरनमेंट इज मोर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल देन योर विल पावर, it will suck you there. So identity is what controls you. तो यहाँ पे विल पावर से ज़्यादा बड़ा रोल है। विल पावर से आप शुरू कर सकते हो, बट अगर आप पहले अपनी सेल्फ इमेज पे काम कर लोगे, अपनी आइडेंटिटी पे काम कर लोगे, तो आप देखोगे कि आप ज़्यादा
बढ़िया तरीके से अपने बिहेवियर्स को जनरेट कर सकेंगे। इसलिए एक इंग्लिश में बात कहते हैं दैट योर रियलिटी इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट विथ योर आइडेंटिटी। आपकी जो आइडेंटिटी है उसी के हिसाब से आपका सिस्टम बिहेवियर्स बनाने लगता है, उसी के हिसाब से थॉट्स बनाने लगता है, उसी के हिसाब से इमोशंस फीलिंग जनरेट करता है, आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है एंड अल्टीमेटली रिजल्ट कंट्रोल करता है। सो फर्स्ट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट द विल पावर दैट इज स्टॉपिंग यू, इट इज़ योर वीक आइडेंटिटी विच इज स्टॉपिंग यू। तो सपोज मैं कहता हूँ दैट आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, तो आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर का मतलब है कि यू आर आइडेंटिफाइड विद द आइडेंटिटी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर। नाउ प्रोक्रेस्टिनेटर बाय डेफिनेशन, आपके जो डेटाबेस में प्रोक्रेस्टिनेटर का डेफिनेशन क्या है? यही ना कि वो व्यक्ति जो लगातार अपने काम को टाले। करेक्ट। तो आप अगर वही व्यक्ति हैं तो आपको क्या करना चाहिए? एक ईमानदार प्रोक्रेस्टिनेटर क्या करेगा? सब कुछ टालेगा। So that's what you are doing because you are identified with being procrastinator. Suppose आप identified है I am a smoker, तो एक ईमानदार और सच्चा स्मोकर उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए? रेगुलर स्मोकिंग। भले ही लोग उसे कहें मत कर तो भी वो करेगा, बिकॉज वो अपने अड़िक है, मतलब कि बिल्कुल डटा हुआ है अपनी आइडेंटिटी में, अपने रोल में वो डटा हुआ है। जैसे एक ट्रू इंडियन है तो वो नहीं देश के साथ दगा करेगा, विरोध करेगा देश का, राइट? तो वैसे ही हमारी आइडेंटिटी में जब हम ले लेते हैं, किसी बिहेवियर के साथ में आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, तो उस आइडेंटिटी को अगर हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, उसके बिना अगर अंदर मन में आप आई एम फैट हो और फिर आपने जिम ज्वाइन कर लिया है, तो थोड़े दिन विल पावर से आप जाओगे, लेकिन जैसे ही मसल्स ब्रेक होंगी, वो पेन होगा, दर्द होगा, वो जो आई एम फैट है अंदर, वो आपको फिर से ख़राब रूटीन के अंदर डाल देगा, बिकॉज योर आइडेंटिटी इज़ कंट्रोलिंग योर बिहेवियर्स। आपकी सेल्फ इमेज ही उन बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रही है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब है आपकी आंतरिक छवि, आप अपने मन में अपने आप को कैसे देखते हैं। आई एम के बाद में आपने क्या लगा रखा है। सो पहला स्टेप ही है कि उस आइडेंटिटी को ब्रेक करो। डोंट यूज दिस वर्ड आई एम अ स्मोकर, आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, आई एम डायबिटिक, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फैट, आई एम पुअर, आई एम नॉट इनफ, आई एम अगली। ये सब आई एम के बाद में हटाना पड़ेगा। आई एम के बाद में इन चीज़ों को नहीं लगाना पड़ेगा। डिस आइडेंटिफिकेशन करना होगा इसके लिए। ये तो इट डजंट साउंड लाइक कि हम ये खुद कर सकते हैं, बिकॉज एटलीस्ट मैं अगर एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने आप को बोलती हूँ यार मैं बहुत लेज़ी हूँ, आई कांट गो टू जिम, आई कांट डाइट, तो मैंने अपने आप को आइडेंटिटी दे दी लेज़ी होने की। बट लेज़ी कई लोग कहते हैं ना आई एम नाइट पर्सन, आई एम मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट मॉर्निंग पर्सन, आई एम नाइट पर्सन। ये भी आइडेंटिफिकेशन ही है। अगर मैंने आइडेंटिटी खुद को दी है तो मैं इससे बाहर कैसे आऊँ? बिकॉज आई थिंक यही सबसे बड़ा सवाल होगा लोगों के लिए। तो फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में देयर आर टेक्निक्स, स्पेशली स्विच टेक्निक कही जाती है, जो मदद करती है इन आइडेंटिटीज़ को शिफ्ट करने में। लेकिन जो लोग NLP नहीं जानते हैं वो लोग एटलीस्ट यहाँ से प्रयास करें कि आज के बाद में आई एम के बाद में ये शब्द यूज़ ना करें अपने लिए। ठीक है, एक तो आई एम के बाद में लगाते समय उसको ब्रेक करें कि आई एम प्रोक्रेस्टिनेटर, डोंट यूज़ फॉर योर सेल्फ। ठीक है, कि मैं कभी कभार अपने काम टाइम पे नहीं करता हूँ, ऐसा हूँ मैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन आई एम प्रोक्रेस्टिनेटर इतना स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड नहीं होना है। और दूसरा, अवेयरनेस पैदा कीजिए। जब भी आप ऐसे नेगेटिव बिहेवियर में, स्मोकिंग में है या प्रोक्रेस्टिनेशन में है, तो एटलीस्ट स्टार्ट विथ अवेयरनेस, बिकॉज रीप्रोग्रामिंग शुरू ही अवेयरनेस से होती है कि दैट यू बिकम अवेयर ऑफ योर पैटर्न। तो जब भी आप आइडेंटिफाइड फील कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आई एम प्रोक्रेस्टिनेटर, बिकम अवेयर ऑफ इट एंड ट्राई टू ब्रेक दैट आइडेंटिटी कि नो, आई एम नॉट अ प्रोक्रेस्टिनेटर। आपको इसमें ये भी नहीं कह सकते, आपकी अपनी रियलिटी को रिजेक्ट भी नहीं करना है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन तो करते हो, तो काम तो आप टाल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो आप ये नहीं कहना है कि आई एम नॉट अ प्रोक्रेस्टिनेटर, बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन तो आप कर रहे हो, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मगर आप कैसे यूज़ करें, आई एम के साथ मत यूज़ करें, आप ऐसे यूज़ करें कि मैं अपने काम को कल पे टालता हूँ। अच्छा। यानी कि अब आप सिर्फ बिहेवियर पे बात कर रहे हैं, आप उस बिहेवियर से आइडेंटिफाई नहीं हो गए हैं। दिस इज हाउ यू रीफ्रेम इट इन योर माइंड। इससे एटलीस्ट एक शुरुआत हो जाएगी। इससे चेंज नहीं होगा, बट एटलीस्ट यू विल स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ इट। सो जस्ट बाय चेंजिंग द सेंटेंस, मतलब सिर्फ इस वर्ड, ये एक सेंटेंस को बदलने से क्या हम अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? शुरुआत हो सकती है रीप्रोग्राम, क्योंकि सेंटेंस तब बदलोगे ना जब आप अवेयर हो रहे हो। करेक्ट।
किसी भी पैटर्न का मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिक हो गया है, उसमें कोई कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट द मोमेंट यू आर बिकमिंग अवेयर, इसका मतलब उसकी ऑटोमेटिसिटी ख़त्म कर रहे हो आप। सो कोई भी ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग है तो उसका पहला स्टेप होगा अवेयरनेस। आप अवेयरनेस से ही चेंज कर सकते हो उसको। सो द ऑब्वियस क्वेश्चन बिकम्स कि अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए, बिकॉज आई थिंक हम मोस्ट ऑफ अस लैक देयर ओनली, क्योंकि हम इतना रेपिटेटिव चीज़ों को करते रहते हैं विदाउट थिंकिंग, विदाउट नोइंग, तो चैलेंज तो वहाँ है फिर। राइट। सो अवेयरनेस को ट्रेन करने के लिए एक सबसे बढ़िया चीज़ है मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस। अवेयरनेस भी एक मसल की तरह है, देखिए कि अगर आप इसको ट्रेन करते हैं तो वो स्ट्रेंथन होने लगती है। तो हमें ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस पैदा करनी है, अवेयरनेस ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है। वी हैव द कॉन्शियसनेस, वी हैव द अवेयरनेस, बट द प्रॉब्लम इज द वे वी आर डायरेक्टिंग द अवेयरनेस, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कि अवेयरनेस हमारे पास में होती है, अवेयरनेस आप समझें कि एक टैंक है जिस टैंक में पानी पड़ रहा है। अब आप समझें कि एक पाइपलाइन है आपके पास में, एक पाइप है, जिस पाइप में से आप वो पानी बाहर निकालेंगे और उस पानी को सपोज आप किस पौधे में डालेंगे वो आप चूज कर सकते हैं। तो अवेयरनेस का टैंक तो हमेशा भरा पड़ा है, लेकिन वो जो उस अवेयरनेस को आप फोकस कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। द फोकस ऑफ अवेयरनेस इज अटेंशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम अवेयरनेस की नहीं, प्रॉब्लम है कि एनवायरनमेंट में ट्रिगर्स इतने ज़्यादा हैं दैट योर अटेंशन इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आपकी अटेंशन आपके कंट्रोल में नहीं है। सो एक्सटर्नल ट्रिगर क्या करते हैं कि अवेयरनेस इज़ लाइक अ फील्ड। आप ऐसा समझें कि आप एक थिएटर में बैठे हैं, जो पूरा स्टेज आपको दिख रहा है दैट इज़ द फील्ड ऑफ अवेयरनेस। और किसी एक एक्टर पे जो स्पॉटलाइट पड़ी हुई है दैट इज़ अटेंशन। तो आपकी फील्ड ऑफ अवेयरनेस है, उसके अंदर एक स्पॉटलाइट है, वो है एक अटेंशन का काम कर रही है। और उस स्पॉटलाइट को अगर और जूम कर दें तो वो है फोकस, और उसी के ऊपर लगाए रखें तो वो है कंसंट्रेशन। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस sounds exactly like pratyahar, dharana, dhyan and samadhi in yoga. Okay. Because pratyahar is when you're withdrawing your senses from outer to inner. फिर उसके बाद आप next step पे जाते हैं dharana, which is attention, and then ध्यान जहाँ focus आता है, concentration आता है, उसके बाद ही आप समाधि तक पहुँचते हैं। तो this is exactly the same process जो योगिक टेक्स्ट पे भी लिखा गया है। जी बिल्कुल। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब हो क्या रहा है कि अटेंशन दो प्रकार की होती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जो इनवॉलंटरी अटेंशन है कि आपके एनवायरनमेंट में अवेयरनेस की फील्ड में जहाँ पे भी ट्रिगर मिला, वो ट्रिगर पे अवेयरनेस अपने आप फोकस हो जाएगी। यानी कि जो अटेंशन की बीम है, कॉन्शियसनेस की बीम है, वो उस ट्रिगर पे जा करके उस ट्रिगर को जूम करेगी और आपकी जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, आपकी रीजनिंग, एनालिसिस, सब पूरा कॉग्निटिव फंक्शन और एबिलिटीज़ जो हैं वो कहाँ चली जाएंगी, उस ट्रिगर को प्रोसेस करने में चली जाएंगी। और वॉलंटरी अटेंशन होती है जहाँ आप खुद कॉन्शियसली चूज़ करते हैं कि मुझे कहाँ पे लेके जाने हैं। तो प्रॉब्लम अवेयरनेस का नहीं है, अवेयरनेस तो हमेशा हमारे अंदर है ही, अवेयरनेस का रिजर्वियर ऑलरेडी है। प्रॉब्लम है कि हमारी अटेंशन कितनी ट्रेंड है, वो क्या एक्सटर्नल ट्रिगर्स उसे लेकर के जा रहे हैं, या फिर हम बाय चॉइस डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसे कहाँ पे फिट करना है। तो वो जो चॉइस फैक्टर है, वो फैक्टर हमें लाना होगा। अभी हम क्योंकि नोटिफिकेशन की दुनिया में हैं, तो हर तरफ नोटिफिकेशन है, तो आप किसके लिए ट्रेन कर रहे हो? जितनी बार आप अपनी एक रील को स्क्रॉल कर रहे हो, आप माइंडलेसनेस को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, माइंडलेस डिस्ट्रैक्शन को आप प्रमोट कर रहे हो। तो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी लर्न टू मास्टर अवर अटेंशन। हमें अपनी अटेंशन को मास्टर करना पड़ेगा। अवेयरनेस इज़ ऑलरेडी देयर। सो हर किसी ट्रिगर्स पे ध्यान देने के बजाय आपको ट्रेन करना होगा कि आप अपनी अटेंशन का फोकस खुद से कॉन्शियसली कैसे चूज़ करें। और ये आप कर सकते हैं अलग अलग माध्यम से। जैसे माइंडफुलनेस में आप ब्रीदिंग से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, कि ब्रीदिंग कैन बी योर ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, कि आप कॉन्शियसली उस पर ध्यान दें। इससे होगा क्या कि आपकी अवेयरनेस को आप फोकस करना सीखेंगे, क्योंकि ये ट्रिगर आपने खुद तय किया है।
ब्रीदिंग पे नेचुरली ध्यान देना ये एक नेचुरल ट्रिगर नहीं है। नेचुरल ट्रिगर क्या है कि ऊंची आवाज़ हो गई कहीं पे, एकदम से अंधेरा हो गया, लाउड नॉइजेज हो गई, या कुछ तेज़ी से मूव किया आपके आसपास से, ये नेचुरल ट्रिगर हैं जो आपकी अटेंशन को नेचुरली अपनी तरफ खींच लेते हैं। सिर्फ ब्रीदिंग कोई नेचुरल ट्रिगर नहीं है, यानी कि आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि मुझे अपनी अवेयरनेस को यहाँ पे फोकस करना है। तो जितना आप फोकस करना सीखोगे अवेयरनेस को, उतनी आपकी अटेंशन जो है वो ट्रेन होती जाएगी। एंड दिस इज़ हाउ यू विल लर्न टू रीप्रोग्राम योरसेल्फ। ब्रेथ पे दे सकते हो, बॉडी पे दे सकते हो, यू कैन यूज़ बॉडी टू फोकस योर अटेंशन, यू कैन चूज़ योर ब्रेथ, इवन you can choose your own thoughts. Whatever happening in your mind, just observe the thoughts. सिर्फ ऑब्जर्व करो, विटनेस करो, दैट्स इट। डोंट इंगेज, डोंट जज, डोंट एनालाइज, जस्ट ऑब्जर्व। यहाँ से एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है अटेंशन को डेवलप करने के लिए। आपने ये सब योग में सीखा है कि ऑलरेडी एनएलपी में है, या ये दोनों में है? बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट योग डज। जब हम अपने आसन पे काम करते हैं तो हम बॉडी पे अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो ब्रेथ पे अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, जब हम प्रत्याहार धारणा ध्यान करते हैं तो हम अपने थॉट्स पे अपनी अवेयरनेस को लेके आने की कोशिश, अटेंशन को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स साउंडिंग लाइक यू रियली जस्ट स्पीकिंग एवरीथिंग आउट ऑफ द योगिक टेक्स्ट बुक्स, बट आई फील कि ये साइंस भी यही है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइंसेस के बेसिक्स हैं ये। एंड योगा इज़ वन ऑफ द मेथड। जैसे माइंडफुलनेस एक मेथड है, मेडिटेशन एक मेथड है, वैसे योगा भी वन टाइप ऑफ मेथड दैट यूजेस दीज प्रिंसिपल्स। Yoga is also using the same principle. These are the foundational principles. Now you can use it in mindfulness, you can use it in yoga, you can use it in dancing as well. The same things you can do with dance as well. Same thing you can do with singing as well. So these are the foundational principles of how awareness, attention, focus and concentration work. So yoga also apply these principles, and they apply it through breathing, asanas, but they are applying the same fundamental principles. तो सर आप तो खुद योगा प्रैक्टिस करते हैं और आप एनएलपी कोच हैं, तो ऐसा कभी एक वाव मोमेंट मिला कि अरे मेरे टेक्स्ट में भी यही है और मेरी प्रैक्टिस में भी यही निकल के आ रहा है? कहीं कोहेरेंस मिला या कुछ ऐसा डिसोनेंस मिला, कुछ जो भी आपकी रियलाइजेशंस हो? रियलाइजेशन स्पेशली जो मैं क्वांटम मेडिटेशंस करता हूँ, तो सिंपल मेडिटेशन ही, बट थोड़ा सा यूनिक अप्रोच रहता है क्वांटम मेडिटेशंस में। तो क्वांटम मेडिटेशन में जो कई बार एक्सपीरियंस होता है कि आप इतना डेप्थ में जाते हो, इतना अपने बॉडी को ट्रांसेंड करते हो, माइंड को, साइकोलॉजिकल ड्रामा को ट्रांसेंड करते हो, और आप डीप जा कर के एक बहुत ही डीप साइलेंस में जा कर के सीट हो जाते हो, वहाँ पे जाके बैठ जाते हो आप, ठीक है। और उस समय जो एक्सपीरियंस है कि वो एक्सपीरियंस जो है वो कोई सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें कोई सेंसरी डेटा नहीं है, बट फिर भी द फीलिंग इज़ देयर। सो दैट इज़ अ फीलिंग विदाउट एनी सेंसरी डेटा। सो आई थिंक दैट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ प्योर अवेयरनेस। जो प्योर अवेयरनेस का एक्सपीरियंस है कि जैसे कि एक फील्ड में आप जनरली कैनवस में जो पेंटिंग्स हैं आप उन्हें देख रहे हो, लेकिन पेंटिंग्स को हटा करके आप सिर्फ कैनवस पे ही ग्राउंड हो गए हो। तो दैट इज़ the best experience in quantum meditation you feel when you see that there is a space जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, वरना हर समय फ्लक्चुएशन है। अभी हम बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग चल रही है, शब्द चल रहे हैं, बॉडी मूवमेंट चल रहे हैं, तो बहुत सारा सेंसरी डेटा प्रोसेसिंग चल रहा है, मगर वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपके सेंसरी डेटा कुछ भी नहीं है, माइंड खाली है पूरा, वहाँ भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल यू कैन एक्सपीरियंस समथिंग एंड देर इज़ नो विजुअल, देर इज़ नो साउंड, नथिंग इज़ देयर, नो इमोशन, बट स्टिल प्योर डीप साइलेंस इज़ देयर. So I think that is a very good experience in quantum meditation. So tell us more about quantum meditation and एक commoner जिसने इसके बारे में कभी सुना नहीं, वो इसको कैसे समझे और कैसे प्रैक्टिस करे? ये प्रैक्टिस करने वाली बात है वैसे तो, ठीक, इट्स लाइक कि मतलब स्विमिंग किसी को अपन थियरी में सिखा रहे हैं वो वाली बात हो जाएगी, यस, बट स्टिल क्वांटम मेडिटेशन का बेसिक ये है कि
कि बेस लेवल पे जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो नथिंगनेस में आता है। जैसे क्वांटम साइंस में बात होती है कि एक क्वांटम फील्ड है जहाँ पे नथिंग है, कि स्पेस टाइम में देखें तो एटम्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर सब कुछ हटा दें, आप बिल्कुल खाली स्पेस कर दें, सब कुछ हटा दें, तो एंड में क्या बच जाता है? एंड में नथिंगनेस बच जाती है। और आज का जो क्वांटम का विज्ञान है वो कहता है कि जो भी कुछ इमर्ज हो रहा है वो उस नथिंगनेस में से ही इमर्ज हो रहा है। तो यानी कि हम सभी अगर देखें तो हम भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ही बने हुए हैं। तो अल्टीमेटली हमारे एग्जिस्टेंस की भी जो सबसे डीपेस्ट लेयर है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है हमारे एग्जिस्टेंस का? नथिंगनेस है। दैट नथिंग इज देयर। सो इन क्वांटम मेडिटेशन यू आर एक्चुअली experiencing nothingness, because in your consciousness there is no content is there. It's completely empty, and still you are experiencing that as a very deep silence. So I think that is what quantum meditation do for you. That's the meaning of quantum meditation, that you are going to that nothingness. And quantum उसको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इस मेडिटेशन में जैसे क्वांटम लीप होती है, क्वांटम जंप होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो बीच की डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, वो सीधा इसमें से हटता है आगे वाले में। तो इसे जंपिंग कहते हैं, जंप कहते हैं कि बीच की कुछ स्टेजेस पता नहीं चलती हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि आप पहले थॉट्स में हो, इमोशंस में हो, देन सडनली आप एक जंप लेकर के ऐसा लगता है कि किसी अलग फील्ड में आ गए हो। बीच का कुछ रास्ता पता नहीं चलता आपको कि बीच में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। I actually can relate to that because मैंने आपका क्वांटम मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया है जी। एंड वो एक बीच का जो जोन है मुझे खुद नहीं पता था मैं कहाँ थी वहाँ पर, एंड इट सडनली आई फेल्ट कि मैं जहाँ हूँ मुझे वो भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ। True. So I landed at a place which was unfamiliar to me, which was new for me, and yet very familiar in a sense कि मैं वहाँ बहुत पीस में हूँ, मुझे घर जैसा महसूस हो रहा था, अपना महसूस हो रहा था, बट मैं वहाँ कहाँ थी मुझे खुद नहीं पता था। सो आप इफ़ यू कैन एक्सप्लेन लिटिल मोर अबाउट इट, कि क्योंकि मैंने तो आपका एक्सपीरियंस किया है वो मेडिटेशन, देयरफॉर आई एम एबल टू शेयर दिस विद द ऑडियंस, बट लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनको क्या जानना चाहिए इसके बारे में, और हाउ दे कैन एक्सपीरियंस दिस? तो शुरुआत तो एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि शुरुआत सिंपल बेसिक मेडिटेशन से शुरुआत कीजिए आप। कि जो बेसिक मेडिटेशन है कि आपने एक पद्मासन सिद्धासन में आप बैठे, अपनी सांसों पे आपने ध्यान देना चालू किया। और मेडिटेशन ये नहीं है कि आप सांसों पे ध्यान रखते हैं, इनिशियल फेज़ में रियल मेडिटेशन ये है कि जितनी बार जो ध्यान चला गया उसको वापस लाना मेडिटेशन है। तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि शुरुआत में सांस पे लगे रखना ध्यान को वो मेडिटेशन है, शुरुआती फेज़ में वो नहीं है, वो फेज़ बहुत बाद में आएगी आपका कि जब ध्यान ब्रेथ पे रहेगा। तो शुरुआत में जो रियल गेम है वो ये है कि आप सांसों पे ध्यान दे रहे हो और आपका माइंड कहीं और भाग जाएगा, जब भी याद आए फिर से सांस पे ले आओ, फिर भाग जाएगा। कहाँ भागेगा? जो उसके ट्रिगर्स हैं वो उसे लेके जाएंगे, जो भी उसके मेंटल ट्रिगर्स हैं। थॉट कैन बी अ ट्रिगर, सेंसेशन कैन बी अ ट्रिगर, अ मेमोरी कैन बी अ ट्रिगर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी अ ट्रिगर। सो इनिशियली जहाँ पे भी ध्यान चले जाए, कंपैशनेटली जब भी याद आ जाए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए आप फिर से ध्यान को अपने ब्रेथ पे लेके आएँ। तो शुरुआत में समय लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेडिटेशन, अवेयरनेस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये धैर्य के विषय हैं। पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो उसमें चाहिए ही होगा। तो आपको ये पहले से ही तय करना होगा कि इतना मैं 3 महीना 6 महीने के लिए अपने आप को कमिट करता हूँ, मुझे जो रिज़ल्ट मिले नहीं मिले, कुछ पाऊँ नहीं पाऊँ, लेकिन मैं इसको करने ही वाला हूँ। मुझे कमिट कर देना होता है। यू हैव टू कमिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, यू नो, कि इनफैक्ट यू डोंट इवन हैव टू रीड टेक्स्ट। मेडिटेशन एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप इस बेसिक लेवल से शुरू करोगे ना, कि आगे की स्टेजेस आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे की स्टेज मुझे ऐसा लगता है कि अनलॉक हो जाती हैं आपके अंदर से।
आगे क्या होने वाला वो अपने आप आपके एक्सपीरियंस में आने लग जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ब्रेथ पे आपका जो अटेंशन है वो ज़्यादा देर तक होल्ड रह पाएगा, फिर आप देखोगे कि और ज़्यादा देर तक होल्ड रह पाएगा, फिर आप देखोगे दूसरे थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे। आप डीप किसी स्टेट में जा कर के वहाँ पे अपने आप को कई मिनटों तक, कई आवर्स तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो विथ प्रैक्टिस इट विल ग्रो। ये तो आप बहुत सालों की साधना की बात कर रहे हैं। इट डजंट साउंड कि जल्दी होने वाला है। सो आपकी कितनी लंबी प्रैक्टिस है? इतना साल नहीं लगते वैसे, लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कई बार। आई थिंक अगर आप 3 महीने लगातार कर लें तो आपको इतना मिल जाएगा कि फिर आप रुकेंगे नहीं। वाओ। मतलब कि होता ना, सुगंध आने लग जाएगी, भले खाना नहीं मिला मगर खाने की सुगंध आने लग गई है कि हाँ भाई कि कुछ तो है आसपास, कि मतलब मिलने वाला है खाना। तो सुगंध आनी शुरू हो जाती है 3 महीने के अंदर, लगातार कर लें तो। सो 3 months डेली? डेली। तो वैसे आपकी प्रैक्टिस कितने सालों की है सर? मुझे बहुत साल हो गए, आई थिंक 8-9 साल। सो आप रेगुलरली 8-9 साल से मेडिटेट कर रहे हैं? योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन 8 से 9 साल से मैं कर रहा हूँ। स्ट्रिक्ट मैंने किया था, एक 1000 डेज का चैलेंज किया था जिसमें बिना ब्रेक के मैंने 1000 दिन किया था। वो मेरा सबसे स्टिकेस्ट है। बाकी कभी कभार कुछ दिन बीच में ऐसे हुए जो ट्रैवलिंग रहती थी तो किसी दिन नहीं कर पाए, बट वीक में 5 डेज तो होते ही हैं। मतलब कि 2 दिन कभी कभार वर्कआउट स्केड्यूल ऐसा रहता है तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसको भी मैंने पिछले 6 महीने से बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अभी कुछ भी हो वो आगे पीछे नहीं होता है। ये एक्चुअली मेरा एक सवाल था जो मैंने नोट करके रखा हुआ था आपसे पूछने के लिए, कि जब आप ट्रैवल करते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं, बिकॉज आप बहुत एक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, तो तब आप अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो एक तो डाइट, ठीक है। हाँ मतलब, लेकिन वो ऑप्शंस तो नहीं है जो आपके कंफर्ट घर पे मिलेंगे, या क्या ऑल्टरनेटिव्स क्या है? शायद अगर लेट्स से जिम नहीं है, योगा क्लास नहीं है, आपका जैसा खाना जैसा आप खाते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव होता है? अब ऑल्टरनेटिव वैसे तो मैनेज करना मुश्किल होगा, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि आई एम एट दिस पॉइंट, जिस भी होटल में जाता हूँ तो शेफ़ ख्याल रख लेते हैं, जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है। जैसे यहाँ पे भी अच्छे से लोग ख्याल रख लेते हैं। तो ऐसे ही होटल्स में सिर्फ रुकता हूँ जहाँ पे जिम, एक्सरसाइज की प्रबंध होती है और डाइट का प्रबंध पहले से वो लोग करके रखते हैं। तो एग्जैक्टली जैसी घर में होती है वैसी तो नहीं मिलती है ऑफ कोर्स, बट 80-90% जो मुझे चाहिए वो लोग करके दे देते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज अभी आ गया है मेरे पास। बाकी बाहर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर बाहर भी करना चाहें तो मैनेजेबल होता है। इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट, आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आता है ये कि नहीं मुझे किसी भी सर्कमस्टांस में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है? ये थॉट ये कहाँ से कल्टीवेट किया जाए? काम से, क्योंकि मैं कर्म योगी हूँ, ठीक है। ध्यान वगैरह मैं करता हूँ, आध्यात्मिकता मुझे पसंद है, बट हार्डकोर कर्म योगी हूँ मैं। तो मतलब मैं 365 के 365 दिन काम करता हूँ, ठीक है। मेरे जीवन में एक भी दिन अगर काम ना हो तो मेरे को बेचैनी होती है, ऐसा है। तो आप देखें पिछले 4 साल में सिर्फ ऐसे 14 दिन हुए हैं जिस दिन मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया है। बाकी एवरी डे आई हैव टेकन प्रोग्राम। मोस्ट ऑफ देम आर ऑनलाइन। ऑफलाइन कम आजकल करता हूँ, ट्रेवल कम करता हूँ, ऑफलाइन कम कर दिया, लेकिन ऑनलाइन हर रोज़ रहता है। तो काम है जो मुझे मोटिवेट करता है कि अगर मेरे में एनर्जी नहीं होगी तो मैं वो न्याय नहीं कर पाऊँगा जो मैं काम करता हूँ उसके साथ में। सो इफ़ आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू बी एट माई पीक ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई। सो व्हाट गिव्स यू योर पीक ऑफ एनर्जी? ऐसा सीक्रेट क्या है आपका? अब सीक्रेट तो ऑनेस्टली कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा ठीक से पानी पीते हो, ठीक से सांस लेते हो, ठीक से सोते हो और ठीक खाना खाते हो और बहुत पैशनेट हो जो आप करते हो उसके लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सब ना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो चल जाएगा। पैशन इज़ इम्पोर्टेंट। अगर बाकी सब आप कर भी रहे हो, मैंने कई लोग देखे हैं जो अपनी नौकरियों में खुश नहीं हैं,
कुछ लोग होते भी हैं, बट ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नहीं होते हैं। वो मे बी दे आर डूइंग वर्कआउट, सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर एग्जॉस्टेड। वाई? बिकॉज एनर्जी तो अवेलेबल है, लेकिन उस एनर्जी को एक्सप्रेस करना उसमें रेजिस्टेंस है, बिकॉज दे डोंट इन्जॉय व्हाट दे आर डूइंग। सो क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है, तो मेरे लिए तो क्रिकेट खेलने जैसा है। अब आप बैट्समैन को कितनी बैटिंग करा लो, वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे हटाओ आप, कि अभी 4 दिन हो गए या मैंने 500 बॉल खेल ली टेस्ट मैच में, वो नहीं हटेगा। उसको कितनी देर खिलाओ, उसको खेलना है। तो ऐसा है। तो एक प्ले की तरह अपने काम को खेल की तरह आप जब लेने लग जाते हैं तो ऊर्जा नेचुरली आती है। तो हेल्थ एज अ सब्जेक्ट जो है, आई थिंक बहुत वास्ट है, जहाँ मैं आपसे थोड़ा डीपर बात करना चाहूँगी मेंटल हेल्थ पे। और ये मुझे समझना है कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ में डिफरेंस क्या है, वो कितना इंटरवोवन है, कितने अलग हैं जी, और NLP कैसे काम करता है उसको बैलेंस करने में। देखिए, अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो मेंटल इमोशनल आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर आप देखें तो मेंटल हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आप डाल सकते हैं। जैसे ओवर थिंकिंग जो है वो आप मेंटल हेल्थ में डाल सकते हैं, डिप्रेशन आप मेंटल हेल्थ में डाल सकते हैं, एंग्जाइटी आप मेंटल हेल्थ में डाल सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आप मेंटल हेल्थ में डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, एंड्स होते हैं, वो मेंटल हेल्थ में आ जाएगी। इमोशनल हेल्थ में टिपिकली क्या आ जाता है, जैसे ग्रीफ, आप ग्रीफ से गुजर रहे हैं या फिर आप किसी हर्ट से गुजर रहे हैं, आपके अंदर कोई रिसेंटमेंट है। अब रिसेंटमेंट कोई थॉट तो नहीं है, रिसेंटमेंट एक इमोशन है, हर्ट एक थॉट नहीं है। हर्ट एक थॉट्स की वजह से वो पैदा हो सकती है, रिएक्शन की वजह से पैदा हो सकती है। सो हर्ट एक इमोशन है, देन रिसेंटमेंट, रिग्रेट, ग्रीफ, गिल्ट, मेनी टाइम्स फियर, एंगर, ये सब इमोशनल इश्यूज माने जाते हैं जो कि इमोशनल स्टेट से रिलेटेड हैं। तो इतना सा डिफरेंस है बस मेंटल और इमोशनल के अंदर, मगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहते हैं। एक का असर दूसरे पे होता है, दूसरे का असर उस पे होता है। क्या आता है, क्या हम अपने थॉट से इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं जो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं? दोनों चीज़ें हो सकती है। अच्छा। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ओके। सी होता क्या है कि आपका सेंसरी इनपुट है, ये सेंसरी इनपुट आपके ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो आपके ब्रेन में जब जाता है तो अलग अलग हिस्सों में जाता है, फिर आपके ब्रेन का एक एरिया है, उस एरिया में ये इंटीग्रेट होगा, जैसे हिपोकैम्पस पे ये इंटीग्रेट होगा। अब इंटीग्रेट होने के बाद में उसका परसेप्शन तैयार होगा। सारे जो डेटा, रो डेटा आया, विजुअल अलग गया, आवाज़ अलग गई, उन सबको वो एक साथ इंटीग्रेट करेगा, मीनिंग देगा, परसेप्शन बनाएगा आपके लिए। अब वो परसेप्शन जब बना रहा है, परसेप्शन बनाने के लिए वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी रेफ़र कर लेगा, प्रीवियस एसोसिएशंस को भी रेफ़र कर लेगा, सब कुछ करके मेंटल स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेगा। मेंटल स्क्रीन पे क्या आएगा? मेंटल स्क्रीन पे कुछ विजुअल आ सकते हैं और मेंटल स्क्रीन पे कुछ थॉट आ सकते हैं, कुछ ऑडियो आ सकता है आपके मेंटल स्क्रीन पे। अब ये जो मेंटल स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हुआ है, इसको आपकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि अब इसको एनालाइज करेगी। ओके। नाउ दिस बिकम थॉट्स। वो जो मेंटल स्क्रीन पे प्रोजेक्शन हो, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। जैसे वो मेंटल स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो जाता है, तब आपको वो दिखने लगता है या सुनने लगता है कि ये हुआ। उससे पहले आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे था। तो प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग होकर के प्रोजेक्शन हुआ, आपके मेंटल फील्ड में प्रोजेक्शन हुआ, जहाँ पे अब आप उसे या तो देख सकते हो या आप सुन सकते हो। अब आपकी बुद्धि उसको एनालाइज कर सकती है। तो एक तो प्रोसेस ये है कि मेंटल स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हुआ और अब आपकी बुद्धि उसे एनालाइज कर रही है, उसके बारे में थॉट्स प्रोड्यूस कर रही है, उसके बारे में कुछ रीजनिंग देने का प्रयास कर रही है, या उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेने का प्रयास कर रही है, और लेकर के वापस बॉडी को सिग्नल दे रही है कि इमोशनल रिस्पॉन्स तैयार कर रही है कि अब आपको ऐसे तैयार होना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हार्ट के पास एक सेंसेशन हुआ, एक सिंपल सा इनपुट है, सेंसेशन हुआ, ये सेंसेशन प्रोसेस होकर के आपके पास में ब्रेन में गया। अब आपका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस, एसोसिएशन पड़ी है कि हार्ट के पास में जलन जो है वो हार्ट अटैक का भी कारण हो सकती है। ऐसा कोई एसोसिएशन पड़ा हुआ है आपके पास में, तो आपका ब्रेन क्या मेंटल प्रोजेक्शन करेगा कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होगा, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूँ, ये लोग भी थे, इनको हुआ था, कहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। अब ये क्या हो रहा है? ये अब थॉट हो रही है। सेंसेशन था, सेंसेशन से थॉट बनी,
अब ये थॉट क्या करेगी आपके अंदर, इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा करेगी, यानी कि अभी आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देगी या ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी, एंड कंप्लीट जो फियर रिस्पॉन्स है, इमोशन का रिस्पॉन्स है, ये इमोशन रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक थॉट आई और उस थॉट ने आपके अंदर एक इमोशन पैदा किया, राइट। बट कई बार जैसे फोबिया के केसेस ले लो, थॉट आती ही नहीं, आपने कॉकरोच देखा और तुरंत इमोशनल रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे थॉट है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट है, और इनपुट से बिना आपकी इंटेलेक्ट को रेफर किए, आपका जो ये लोअर रीजन है ब्रेन का, वो आपकी इंटेलेक्ट से हर बार डिस्कशन नहीं करता है। कई बार वो डेटा लेता है, प्रोसेसिंग करता है, पास्ट एसोसिएशन से लेकर के तुरंत रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है, और आपकी बुद्धि से कोई लेता ही नहीं है। तो वहाँ पे थॉट की जगह ही नहीं है, इनपुट है और सीधा रिएक्शन है, एक आउटकम है इसका। तो दोनों रिलेटेड है। कभी थॉट आएगा, थॉट के बाद इमोशन होगी, फिर वो इमोशन थॉट को प्रभावित करेगा, और ये एक लूप में चलेंगे। कई बार इनपुट आएगा और सीधा इमोशन आ जाएगा, थॉट के लिए जगह ही नहीं बचेगी। मैंने ये सवाल क्यों पूछा मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज पीपल इन टुडेज टाइम आर रियली स्ट्रगलिंग विद देयर मेंटल हेल्थ। तो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। लाइक द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस, द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट, या ऐसी फीलिंग कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, ये बहुत बढ़ती जा रही है। एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू insecurities. This also is very evidently reflected in the way we are behaving. हमारे सोशल मीडिया का एडिक्शन, हमारा जेलस होना, लोगों से इनसिक्योर होना बहुत ही ऑब्वियस होता चला जा रहा है, जो कि आई डोंट थिंक हमारा नेचुरल बिहेवियर है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को लोग बेटर खुद से कैसे समझें और इससे बाहर कैसे आएँ। जी, जेलस होना तो नेचुरल बिहेवियर है हमारा, ठीक है। जेलस, देयर इज नथिंग अननेचुरल अबाउट जेलसी, बिकॉज इवन इन एनिमल्स एवरीवेयर यू विल सी, तो इट मीन्स इट इज़ टोटली नेचुरल टू फील जेलस एंड ऑल। बट हियर द प्रॉब्लम इज़ दैट हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया है जिस एनवायरनमेंट के लिए हमारी बॉडी अभी तैयार नहीं है, या हमारा माइंड अभी तैयार नहीं है जीने के लिए। हमारा बॉडी और माइंड तैयार था रियल वर्ल्ड में जीने के लिए, जहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्चुअल चीज़ें हैं। लेकिन आज हमारा ज़्यादातर समय स्क्रीन पे चलता है, ठीक है। जब आप स्क्रीन पे 100 लोगों से, लाखों लोगों से कनेक्टेड हैं, हो सकता है, तो लेकिन कनेक्शन कैसा है? आज आपने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, ठीक है, उस स्टोरी पे 50 लोगों ने रिएक्शन दिया, लाइक दिया, किसी का चेहरा देखने मिला आपको? उसकी आँखों में, वो उसके दिल में क्या चल रहा है उसकी आँखों में रिफ्लेक्ट हुआ? कोई स्माइल देखने मिली? वो इमोजी तो मिला, लेकिन ह्यूमन बीइंग का स्माइल दिखा आपको? आपका माइंड प्रोग्राम्ड है ह्यूमन स्माइल्स को देखने के लिए, लोगों की आंखों को देखने के लिए, उनके चेहरे देखने के लिए, उनकी प्रेजेंस को फील करने के लिए, रियल नेचर में जाने के लिए, पेड़ों के पास जाने के लिए, बीचेस, पहाड़ों में जाने के लिए। इन चीज़ों के लिए हम अडेप्टेड हैं, हम इस डिजिटल स्क्रीन के लिए अडेप्टेड नहीं है। तो आज दोस्ती के नाम पे आपने जो चैट करी, उस चैट में वो जो व्हाट्सएप का इमोजी है, आपका ब्रेन उसके लिए डिज़ाइन नहीं है, आपको और वो अपनापन महसूस ही नहीं होता है। हाँ, तो अब आप अपना समय तो वहाँ बिता लिए, तो जो कनेक्शन है वो बहुत सुपरफिशियल हो गया आपका, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोनलीनेस की जो फीलिंग है लोगों में, क्योंकि माइंड अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। मे बी आज से कई हज़ारों साल बाद जो ह्यूमंस होंगे उनको ये दिक्कत नहीं आएगी जो हमें आएगी, क्योंकि आपके माइंड में अडेप्टेशन की कैपेसिटी है। फिर जब आने वाली लगातार जनरेशन इसी एनवायरनमेंट में जिएंगी तो दे विल अडेप्ट टू दिस एनवायरनमेंट ओनली, ठीक है। फिर हम आउटडेटेड हो जाएंगे, दे विल अडेप्ट टू दिस वर्चुअल वर्ल्ड के लिए टोटली अडेप्टेड रहेंगे वो, दे विल मेक नेसेसरी चेंजेस। बट राइट नाउ our mind is not fully adapted to handle this, our design is not like that. So loneliness हो गई तो ऐसा होना चाहिए, फिजिकल मीटिंग्स होनी चाहिए, आप नेचर में जाइए, रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ में रियल गेम खेलिए, सिर्फ अपने मोबाइल पे गेम मत खेलिए। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। लाइफस्टाइल में जो चेंजेस लाने की, जाइए बाहर, लोगों से मिलिए, बात करिए, खेलिए, बाहर जा कर के नेचर में जाइए, ये सब चीज़ें करनी होगी। और इवन सोशल मीडिया पे भी जो भी टाइम बिताते हैं आप, उसको माइंडलेसली नहीं बताइए, माइंडफुली बिताइए। मतलब कि कुछ दिमाग में लेके जाइए कि मुझे ये सर्च करना है,
या मुझे ये पढ़ना है। एक ऑब्जेक्टिव होना एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका कि मुझे इसके लिए जाना है। जब आप ये करेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्शियसली स्क्रॉल कर सकेंगे और जो लोनलीनेस के प्रॉब्लम है, अकेलेपन के। दूसरा आपने जो कहा लैक ऑफ सपोर्ट, पहले ना हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, तो अब तो जॉइंट फैमिली का कल्चर नहीं है। अब तो बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट वाले का आता पता नहीं है कि कौन है क्या नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल की दुनिया में ही सब लगे हुए हैं ना, इस वजह से। तो ऑफ कोर्स इस दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ग्रोथ के अंदर। आज जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वो लोग इसीलिए सुन पाएंगे क्योंकि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। Precisely. बट अगेन कॉन्शियसली करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नॉट डू इट कंपल्सिवली, माइंडलेसली नहीं करना है, इसको कॉन्शियसली करना है। राइट टाइम डिसाइड करना है कि इतना ही मेरा स्क्रीन टाइम होना चाहिए। मे बी एप्लीकेशंस का यूज़ करें जो नोटिफिकेशन को ब्लॉक करती हैं, ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें जिससे आपका स्क्रीन टाइम कम रहे, और जितना भी रहे वो बहुत इफ़ेक्टिव हो और आप डिसाइड करके करें, ऐसे नहीं कि माइंडलेसली आप कर रहे हैं। सो ये तो बात हो गई जब मेरे पास ऑप्शन, एक विंडो है, मैं चूज़ कर सकती हूँ। बट बहुत सारे लोग तो 6-8 घंटे सिर्फ काम के लिए ही अपने डेस्कटॉप पे रहते हैं, मतलब देयर वर्क इज़ अराउंड दैट ओनली, और उनके पास ऑप्शन नहीं है बिकॉज दे आर वर्किंग। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? डू यू हैव एनी सजेशंस? सी दैट कंडीशन इज नॉट दैट बैड, क्योंकि वहाँ तो फोकस्ड वर्क हो रहा है ना, कि अगर आप अपनी कोडिंग के लिए अगर कंप्यूटर के स्क्रीन पे हो तो उसका असर आपके माइंड पे नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ आंखों पे असर हो रहा है। रियली? हाँ, अगर आप एक फोकस्ड काम कर रहे हो, अगर स्क्रीन पे हो और अगर मैं लगातार कोड लिख रहा हूँ तो उसका आपके माइंड पे कोई बुरा असर नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट माइंडलेसली। माइंडलेस स्क्रॉलिंग जो है दैट इज़ द प्रॉब्लम। स्क्रीन टाइम का तो इफेक्ट क्या है कि मेनली आपकी स्लीप साइकिल से थोड़ा होता है, क्योंकि जो ब्लू लाइट आती है वो आपके मेलेटोनिन सर्किट जो हैं उनके साथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो वो है। तो उसके लिए आप थोड़े आंखों के चश्मे ऐसे बनाइए जिसमें कुछ ब्लू लाइट कटती हो, और बाकी योगा मेडिटेशन करेंगे तो वो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो डिस्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में एक नया कंटेंट आ रहा है, तो आपका माइंड ये सीख रहा है कि मुझे लगातार एक चीज़ पे नहीं रहना है, मुझे लगातार नया एक्सपीरियंस चाहिए। सो यू आर ट्रेनिंग योर माइंड फॉर एक्सपेक्टिंग न्यू एक्सपीरियंस एवरी फ्यू सेकेंड्स। तो अब आप जब एक काम करने बैठोगे तो उसमें तो आपको एक ही स्टेट चाहिए, एंड माइंड इज़ कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्टिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, तो अब वो मिलेगा नहीं। वो नहीं मिलेगा तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, परेशान होगे, काम छोड़ोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, दुखी होगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप वर्क करते हो 8 घंटे 10 घंटा, उसमें बस आपको इतना करने, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी नींद प्रॉपर कीजिए, जो भी ब्लॉकर्स आप अपने चश्मों में यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ किए, दैट इज़ इनफ फॉर दैम। वो तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो माइंडलेसली कर रहे हैं दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो बट सोशल मीडिया तो कॉन्स्ट्रक्ट ही ऐसा लग रहा है कि बनाया ही इसीलिए गया है, इट सीम्स। नहीं तो आई एम श्योर दीज गाइज ऑल्सो नो कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हम फिर भी इससे एडिक्टेड हैं इन अ वे। सो डज दिस साउंड लाइक अ स्कैम और अ प्रॉब्लम कि इट इज़ डिजाइन्ड टू कीप अस ऑक्यूपाइड एंड डिस्ट्रैक्टेड? See, we cannot say that because of course there are some marketing practices जिससे कंट्रोल किया जा सकता है, बट यू हैव अ चॉइस। जब तक आपके पास में चॉइस है कि आप लॉग आउट, अगर वो आपको लॉग आउट करना बंद कर देते हैं तब हम इसे कोई स्कैम या कुछ कह सकते हैं। सो वंस अगेन आई विल से सोशल मीडिया इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग, और इतना ज़रूर कुछ फीचर्स, ऐसे फीचर्स प्रमोट होने चाहिए कि जिन फीचर्स में थोड़ा सा मे बी कुछ नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपको अभी बहुत आपने स्क्रॉल कर लिया है, ऐसे कुछ फीचर हो जाएं जो फीचर थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखें कि लोग एडिक्ट ना हो इससे। वो मेरे को लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए मिसिंग है। प्लस इवन एल्गोरिदम्स में भी मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हर कुछ कंटेंट नहीं प्रमोट होना चाहिए, जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसलिए उसको प्रमोट करते जाएं। आजकल आप देखें कैसा कैसा कंटेंट वायरल हो रहा होता है, अजीब अजीब से गाने वायरल हो रहे होते हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आता इस पे हंसूं या सर पटकूं कि क्या करूं, ये क्या चलाया है इस आदमी ने ये।
ठीक है, एंड इट इज गेटिंग वायरल हर जगह, जहाँ खोलो वहाँ से वो आ जाता है। तो आई थिंक कि एल्गोरिदम में इतना एल्गोरिदम को ट्रेन करना चाहिए कि जो कंटेंट मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब है, ऐसे कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए। जो कंटेंट पॉजिटिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, ऐसे कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, जो कि इग्नोर की जा रही हैं। एल्गोरिथम को भी NLP सिखानी चाहिए। लिसन, यू नीड दिस। आई थिंक NLP से ज़्यादा कि जो लोग बना रहे हैं उनके अंदर कंपैशन होना चाहिए। That's beautifully said. They should have the compassion that Very beautifully said. कि हम ह्यूमन एवोल्यूशन को जो बच्चे हैं वो हर देश का फ्यूचर है, भविष्य है। यही आने वाली जनरेशन है जो इस प्लेनेट को संभालने वाली है। तो हम उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंपैशन से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ज़रूरी है। जैसे टिकटॉक है, इतना सा फीचर से भी बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। टिकटॉक जब था तो आप देखते होंगे कि टिकटॉक में जब वो शॉर्ट्स चलते थे, क्या बोलते थे उन्हें, आई डोंट नो, रील्स जैसा ही कुछ होता था, शॉर्ट। हाँ, तो टिकटॉक्स या जो भी थे वो, उसमें पता है आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ता था। आप वीडियो अगर देख रहे हो ना 15 सेकेंड, तो तुरंत अगला अपने आप चालू हो जाता था। एटलीस्ट इंस्टाग्राम ने इतना एथिक्स रखा है कि अपने आप चालू नहीं होता। अगर आप स्क्रॉल नहीं कर रहे तो वही बचता रहेगा। एटलीस्ट यू हैव टू यूज योर फिंगर। इवन दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। ये भी अपने आप में बहुत रिडक्शन, इतना एथिक्स उन्होंने रखा है एटलीस्ट कि उन्होंने इसको ऑटोमेटिक नहीं कर दिया। वरना तो आप फ़ोन रख करके आपको उंगली भी नहीं चलानी है। अब तो यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट ऑफ अ फिंगर, फिंगर का भी एफर्ट नहीं है। तो ये कुछ एथिकल चीज़ें रखनी होंगी कि मिनिमाइज इसको किया जाए। ऑफ कोर्स इसकी बहुत यूटिलिटी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो एक बहुत पावरफुल टूल है। आज आप देखें कि अभी रिसेंटली जो केस हुआ था, वो पोर्श, पुणे में कोई पोर्श चला रहा था, आई डोंट नो हु वाज दैट पर्सन, उसने 2 लोगों को हिट कर दिया और उसको तुरंत कहते हैं कि बेल मिल गई और सारी चीज़ें हुई। लेकिन सोशल मीडिया पे आवाज़ उठी तो ही इज़ बिहाइंड द बार नाउ। तो सोशल मीडिया में लोगों को इकट्ठा करने की पावर है, राइट? तो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। बट अगेन, कोई भी टूल यूज़फुल है कि ख़राब है, वो यूज़ करने वाले पे निर्भर करता है। सो NLP सोशल मीडिया के ये जो हमारा अवेयर यूजेज है, इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? सबसे पहले तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि NLP क्या है, तो मैं हल्का सा बता दूं। NLP मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स योर थिंकिंग, योर परसेप्शंस। दैन लिंग्विस्टिक्स मीन्स लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कि आप खुद से कैसे बात करते हो और आप लोगों से कैसे बात करते हो। और प्रोग्रामिंग मीन्स जो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स हैं, आपके बिहेवियर हैबिट्स और इमोशनल पैटर्न जो है वो। तो NLP आपके थॉट, इमोशंस और फीलिंग्स को मैनेज करने में बहुत मदद करती है, राइट? तो जब आपको क्रेविंग होती है कि मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो जब आपको कंपल्शन आती है कि मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो वहाँ पे NLP के बहुत से टेक्निक्स होते हैं, जो टेक्निक्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिन टेक्निक्स के माध्यम से आप अपने ट्रिगर्स को ब्लॉक कर सकते हैं और वो जो टेंडेंसी है उस बिहेवियर को रिपीट करने की, उसे आप रोक सकते हैं। दिस साउंड्स मार्वलस, मतलब ये जादू की छड़ी जैसा लग रहा है सुनने में। तो कोई बेसिक टेक्निक आप बता सकते हैं जो सब हर कोई यूज़ कर सके? आई थिंक एक जो बहुत अच्छी टेक्निक है NLP की, जिसे कहते हैं एज इफ़ टेक्निक। इस टेक्निक में जब भी आप किसी नेगेटिव इमोशनल स्टेट में जाएं, तो उस इमोशनल स्टेट को आप बदल सकते हैं 4 चीज़ें करके। कि आप अपनी ब्रीदिंग को बदल दीजिए, अपने पोस्चर को चेंज कर दीजिए, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज कर दीजिए और इंटरनल डायलॉग को चेंज कर दीजिए। जैसे अगर आप एंग्शियस हैं तो तुरंत अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करके रिलैक्सेशन की फिजियोलॉजी में आ जाइए। एज इफ़ यू आर रिलैक्स्ड, अपनी बॉडी को, पोस्चर को रिलैक्स कर दो। ब्रीदिंग ऐसी कर दो जैसे आप अगर रिलैक्स होंगे तो कैसे ब्रीदिंग कर रहे होंगे। अपना फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा कर दो जैसे आप रिलैक्स्ड हो, और अंदर एक आवाज़ क्रिएट करो दैट माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। अपना नाम लेते हुए माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। एंड टोनलिटी बिल्कुल सॉफ्ट रखनी है। माई नेम इज़ दिस एंड आई एम टोटली रिलैक्स्ड। ये 4 चीज़ें बदलते ही आपकी जो इंटरनल स्टेट है वो स्टेट तुरंत बदल जाती है। बिल्कुल एक मैजिक जैसे टेक्निक काम करती है।
तो ये अगर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ सोशल मीडिया पे एंड आई एम एडिक्टेड फॉर एग्जांपल, तब ये टेक्निक बीच में मेरे दिमाग में तो नहीं आएगी शायद, बिकॉज वी आर सो कंज्यूम्ड विद द कंटेंट। उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता, ये उससे पहले लगाने की बात है। ओके, विथ अवेयरनेस यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जब भी आप कुछ भी ट्रिगर कर रहा है, कि कोई नोटिफिकेशन की आवाज़ या कुछ भी है जिससे आपको कंपल्सिवनेस आ रही है कि मुझे जाके इसको यूज़ करना है, वो यूज़ करने से पहले, वो खोलने से पहले एज इफ लगा के अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। देन यू विल सी कि वो जो अर्ज हुई थी ना, वो जो एंक्शसनेस हुई थी या क्यूरियोसिटी हुई थी या अर्ज हुई थी यूज़ करने की, वो अर्ज सेटल डाउन हो जाएगी, जिससे आपको समय के साथ आप देखोगे कि वो जो क्रेविंग है फ़ोन उठाने की वो कम होने लगेगी। दैट्स वंडरफुल। जी, सो यहाँ पे बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि NLP हम अपने सारी हेल्थ हैबिट्स को रीफ्रेम करने में या रीप्रोग्राम करने में यूज़ कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। तो NLP सीखने का सही तरीका क्या है? NLP सीखने का सही तरीका यह है कि किसी गाइड की प्रेजेंस में इसको सीखा जाए, क्योंकि ये नॉलेज से ज़्यादा ना स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें प्रैक्टिसेस बहुत हैं, टेक्निक्स बहुत हैं। तो जैसे आप स्विमिंग वीडियो देख के सिर्फ या फिर किताब पढ़ के नहीं अच्छे से सीख सकते हैं, आपको कोई गाइड की प्रेजेंस चाहिए। तो NLP के लिए ज़रूरी है कि किसी गाइड की प्रेजेंस में वो सीखें। मेरे खुद के वेबिनार्स हर वीकेंड पे होते हैं, हील योर माइंड टू हील योर लाइफ, जहाँ पे लोग आकर के अटेंड कर सकते हैं। दे कैन join that program as well. That's wonderful. Sir, I am extremely happy कि मुझे ये कॉन्वर्सेशन आपके साथ करने को मिला। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा, मेरे माइंड में जो डाउट्स थे वो मेरे क्लैरिफाई हो गए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. I know you're busy, Thank you. but it means a lot that you shared all these things with everybody. And I hope our audience would have received a lot as well. Thank you. Thank you so much So for with having this, we'll give this an ending, and thank you so much for watching this podcast. अगर आपके पास कोई comments हैं, कुछ questions हैं, sir is very happy to answer them. You can connect with him on social media also. He's very active on all the social media platforms. And with this, stay tuned for the next episode, and I'll see you very soon. Namaste.